कल हमने देखा था ये 90 नंबर की क्वेश्चन। आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ पेशेंट कंप्लेन मसल स्पाज्म, टेटनाई लाइक एंड रिजिडिटी इन एक्सट्रीमिटीज एंड दीज क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो टेटनाई जो होता है मोस्टली हाइपोकैल्सीमिया में होता है। तो कल हमने ये डिस्कस कर लिया, तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, दैट इज हाइपोकैल्सीमिया। आज का पहला क्वेश्चन है, while changing the dressing, nurses inspect that wound area become redness and swelling and induration. What is possible complication? मतलब आप जब ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं और आपने जब इंस्पेक्शन किया वुंड एरिया का, तो आपने देखा कि वहां पर रेडनेस और स्वेलिंग और इंड्यूरेशन है। तो क्या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है? इन्फ्लामेशन है, एविशरेशन है, डेहेसिनेंस है, या इन्फेक्शन है? तो बेसिकली रेडनेस, स्वेलिंग, इंड्यूरेशन जो है ये इन्फेक्शन के कारण है। तो वाइल चेंजिंग द ड्रेसिंग, नर्सेस इंस्पेक्ट द वुंड एरिया, बिकम रेडनेस और स्वेलिंग, इंड्यूरेशन दिख रहा है, तो वो इन्फेक्शन, पॉसिबली जो कॉम्प्लिकेशन है वो इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो वुंड इन्फेक्शन में ज्यादातर आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमन कॉज जो पुअर एसेप्टिक टेक्निक होता है। अगर आप अच्छे से एसेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं करते हैं तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होता है। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, पुअर शुगर कंट्रोल इन डायबिटिक मेलाइटस पेशेंट। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें शुगर कंट्रोल आपका पुअर है, तो उनको भी इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस है। इन्फेक्शन अकर्स यूजुअली 3 to 6 days पोस्ट ऑपरेटिवली। तो कोई भी ऑपरेशन के बाद जो वुंड में रहता है इन्फेक्शन जो होता है, बेसिकली 3 से 6 डेज जो पोस्ट ऑपरेटिव जो होता है उसके बाद देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपको जो पोस्ट ऑपरेटिव के पीरियड जो होते हैं 3 से 6 दिन तक, तो वो अच्छे से आपको ड्रेसिंग करना है और एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करना है। मोस्टली एंटीबायोटिक आप देखेंगे 3 to 4 डेज जो है आपको दिया जाता है पोस्ट ऑप। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम जो इन्फेक्शन को होते हैं, लाइक फीवर, चील्स एंड एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। वार्म, टेंडर, पेनफुल एंड इन्फ्लाम्ड इंसिजन साइड आपको वार्म, गर्म दिखेगी, टेंडर होगा, पेनफुल एंड इन्फ्लाम्ड इंसिजन साइड दिखेगा। सब ये इन्फेक्शन के साइंस है ना। तो नर्सिंग केयर में हमें ज्यादातर यही ध्यान रखना है उन इन्फेक्शन में कि इनिशिएट जनरल नर्सिंग केयर, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करना है जब भी आप वुंड केयर करेंगे या ड्रेसिंग चेंज करेंगे। एंड टू गिव एंटीबायोटिक एज पर ऑर्डर, है ना, जो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया है उस ऑर्डर के हिसाब से देंगे। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल कंपोनेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन चेन लिंक इज। प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है? इन्फेक्शन चेन जो होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसको ब्रेक करने के लिए, जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए, है ना, प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है? ये बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। हैंड वॉशिंग, पीपीई किट, मेंटेन एसेप्सिस टेक्निक एंड ग्लव्स, मास्क, गूगल। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है, कंपोनेंट है, जो भी इन्फेक्शन चेन को ब्रेक करने के लिए या टू प्रिवेंट टू इन्फेक्शन चेन लिंक इज, दैट इज हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग, क्योंकि हैंड वॉशिंग से क्रॉस इन्फेक्शन होता है। अगर आप एक पेशेंट को टच करके गए और उस आपने हैंड वॉश नहीं किया और दूसरे पेशेंट को टच किया, तो आप वो इन्फेक्शन लेके दूसरे पेशेंट को दे दिया। तो इसीलिए हैंड वॉशिंग जो होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट है आपका। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WHO, ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग विद हैंड रब और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। यहाँ पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू जो WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ड्यूरेशन क्या होगा हैंड वॉशिंग का? एंड हैंड वॉशिंग विद हैंड रब और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, मतलब हैंड वॉशिंग जो कर रहे हैं आप, अल्कोहल जो रब आता है ना, सैनिटाइजर जो आता है ना, तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर या जो हैंड रब करते हैं, तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा? हैंड रब का ड्यूरेशन पूछा गया है। तो इसका बेसिकली जो हैंड रब होते हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से जो आप करते हैं, जैसे नॉर्मली आप ड्यूटी पे सैनिटाइजर जो यूज करते हैं, तो उससे 20 to 30 सेकेंड होता है ना। तो वहां पे बेसिकली जो सैनिटाइजर से जो हैंड रब करते हैं, तो बेसिकली उसमें टोटल स्टेप 11 होते हैं। वैसे जो स्टैंडर्ड स्टेप तो 8 ही है, बट 11 स्टेप होते हैं। और अगर रनिंग वाटर और लिक्विड सॉप से हैंड वॉश कर रहे हैं आप, है ना, रनिंग वाटर से कर रहे हैं और लिक्विड सॉप यूज कर रहे हैं, तो उसका जो ड्यूरेशन होगा 40 से 60 सेकेंड होता है और टोटल 8 स्टेप फॉलो होता है। तो ये याद रखिएगा हमेशा, है ना। और ये कुछ और इसमें क्वेश्चंस हैं आपको ध्यान रखना है। अभी देखा हमने कि हैंड वॉश विद सॉप एंड वाटर जो होता है 40 से 60 सेकेंड, और हैंड वॉश जो होता है आप अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन से कर रहे हैं, लाइक सैनिटाइजर से कर रहे हैं, तो उसका जो टाइमिंग होता है 20 से 40 सेकेंड होता है ना। 20 से 30 सेकेंड माना जाता है उस एग्जाम से, स्टैंडर्ड जो है। बाकी ओटी में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक बार दिल्ली एम्स में भी 2018 में पेपर में आया था कि ओटी में रिकमेंडेड टाइम क्या होता है स्क्रबिंग का। ओटी में जो होता है डॉक्टर
जो जाते हैं या जो भी टीम रहती है, ओटी मेंबर जो स्क्रब होते हैं, है ना, ओटी टेबल के आसपास रहेंगे, तो वो उनका हैंड वॉशिंग का स्क्रबिंग का टाइम क्या होता है, तो दैट इज 5 मिनट। ये याद रखिएगा, 5 मिनट होता है ओटी में, स्क्रब का टाइम जो होता है 5 मिनट होता है। तो इनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। नेक्स्ट है विच एक्शन शुड बी डन इफ हैंड सॉइल्ड विद विजिबल पार्टिकल एक्सेप्ट। 94 का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विच एक्शन शुड बी डन इफ हैंड सॉइल्ड विद विजिबल पार्टिकल्स एक्सेप्ट। पूछा गया है कि आप क्या एक्शन करेंगे जब आपका हैंड जो है सॉइल्ड विद विजिबल पार्टिकल्स, आपके हाथों में विजिबल पार्टिकल्स दिख रहे हैं या कुछ भी दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है, कुछ भी आपके विजिबल दिख रहा है कि कुछ सॉइल्ड पार्टिकल है, तो आप क्या नहीं करेंगे। एक्सेप्ट hand clean with the hand rub or sanitizer, hand washing with soap and water, do not touch the patient, do not assist to the doctor। तो कभी भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो हैंड है वो विजिबली सॉइल्ड है, गंदा है ना, वो दिख रहा है आपके हाथ में कि आपके हाथ में कंटामिनेट लगा हुआ है, कोई भी पार्टिकल्स लगे हैं, विजिबली सॉइल्ड है, ब्लड है या कुछ भी है, तो आपको हैंड वॉशिंग विथ सॉप एंड वाटर ये तो करना ही है। डू नॉट टच द पेशेंट को टच नहीं करना है। डू नॉट असिस्ट टू द डॉक्टर, डॉक्टर को किसी भी प्रोसीजर में असिस्ट नहीं करना है ना। हैंड क्लीन विद द हैंड रब और सैनिटाइजर जो है ना, वो आप कर सकते हैं। विच एक्शन शुड बी डन इफ सॉलिड विद विजिबल पार्टिकल एक्सेप्ट पूछा था यहाँ पे, तो हैंड क्लीन विद द हैंड रब और सैनिटाइजर जो है आप कर सकते हैं, बाकी चीजें जो है वो नहीं करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन जो है बेसिकली मोस्टली। नेक्स्ट है 95 जो है इन अ प्लांट गैस्ट्रिक्टोमी विच इज एसेंशियल कंपोनेंट टू असेस। पूछा गया कि एक प्लांट गैस्ट्रिक्टोमी सर्जरी है ना, तो विच एसेंशियल कंपोनेंट टू असेस, तो एक नर्सेस को क्या असेस करना चाहिए अगर एक सर्जरी प्लान है, गैस्ट्रिक्टोमी होने जा रहा है पेशेंट को, तो आपको एसेंशियल कंपोनेंट क्या है इन ऑप्शन में से। एचबी परसेंटेज देखेंगे आप, वाइटल साइंस देखेंगे, एल्बुमिन लेवल देखेंगे, यूरिन आउटपुट देखेंगे ऑपरेशन से पहले। तो वहां पे आपको हीमोग्लोबिन का लेवल देखना है, क्योंकि कोई भी प्लांट गैस्ट्रिक्टोमी सर्जरी हो रही है तो वहां पे पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन का लेवल आपको देखना है, तभी आपको ओटी में पेशेंट को शिफ्ट करना है या प्लान करनी है सर्जरी के लिए। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है ना, और ओटी के लिए भी ब्लड को अरेंज करना है। तो हीमोग्लोबिन का लेवल जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी सर्जरी से पहले। प्लान गैस्ट्रिक्टोमी सर्जरी है तो वहां ज्यादा है ब्लड लॉस होने के चांसेस, तो हीमोग्लोबिन का लेवल आपको देखना है। नेक्स्ट, a female while leaving from home for market feels anxiety and fear during lifting and while in traveling alone in the car, this is a best example of। पूछा गया कि फीमेल है जो कि घर से जो है अकेले निकली है मार्केट की तरफ, और वो घर से अकेले निकलने के बाद उसको एंजाइटी फील हो रहा है, डर लग रहा है ना, और यह ट्रेवलिंग अकेले ट्रेवल करने में डर रहा है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है। क्लस्ट्रोफोबिया, एगोरोफोबिया, एक्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। तो बेसिकली ये है ओपन प्लेसेस से डर लग रहा है यहाँ पे। ये फीमेल जो है अकेले जाने में डर रही है और मार्केट में जा रही है, मतलब ओपन प्लेसेस में वो जा रही है और वहां से उसको ओपन प्लेसेस में अकेले में जाने में डर लग रहा है, तो इसको मतलब उसका फियर फ्रॉम द ओपन प्लेसेस। तो इसका आंसर बी होगा, दैट इज एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम द ओपन प्लेसेस। इट इज द मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ फोबिया सीन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एगोरोफोबिया, जो होगा इसका आंसर होगा बी। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम द क्लोज स्पेसेस। जो क्लोज स्पेसेस लगता है, जैसे आईसीयू जो नर्सेस होते हैं, जैसे हम लोग हैं आईसीयू नर्सेस, तो क्लोज प्लेसेस जो है क्लस्ट्रोफोबिया, तो ऐसा होता नहीं है ना। क्लस्ट्रोफोबिया क्लोज प्लेसेस से डर लगता है। एगोरोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब है, एक्रो मतलब हाइट, हाइट से डर लगना। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना। रेबीज में हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच डिजीज इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। पूछा गया है कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है एनवीबीडीसीपी जो प्रोग्राम है ना, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, उनमें कौन सा डिजीज को इंक्लूड नहीं किया गया है। प्लेग, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। तो आपको पता होना चाहिए जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में, उसमें टोटल 6 डिजीज हैं। मलेरिया है, डेंगू है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है, कालाजार है ना, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड चिकनगुनिया है इंडिया में। बट प्लेग को जो है इसमें नहीं रखा गया है ना। प्लेग को नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में नहीं रखा गया है। तो ये 6 डिजीज हैं जो कि याद आपको रखना है कि नेशनल वेक्टर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में ये 6 डिजीज हैं, लाइक
मलेरिया है, डेंगू है, लिम्फेटिक फिलेरासिस है, कालाजार है, जापानीज इंसेफेलाइटिस है, चिकनगुनिया है ना। तो ये 6 डिजीज होते हैं, प्लेग नहीं है। तो इसका आंसर ए होगा, दैट इज अ प्लेग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोविड सिम्टम इन द चाइल्ड एक्सेप्ट, पूछा गया है कि इनमें से सारे कोविड सिम्टम है बच्चों में होते हैं एक्सेप्ट, एक को छोड़ के, शॉक, प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस, फीवर, राइनाइटिस। तो कौन सा कोविड सिम्टम जो है बच्चों में नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा दैट इज अ शॉक, ए इज अ राइट आंसर। शॉक जो है बच्चों में नहीं देखने को मिलता है, प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस है, फीवर भी देखने को, राइनाइटिस तो है ही, है ना। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो कोरोना जो वायरस है उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है हाई फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, राइनोरिया, रोमेटिक रनिंग नोज, लॉस ऑफ स्मेल, एंसोमिया बोलते हैं उसको, लॉस ऑफ स्मेल, आपको जो आपकी स्मेल की कैपेसिटी है वो चली जाए तो एंसोमिया बोलते हैं, लॉस ऑफ टेस्ट, एगूसिया बोलते हैं उसको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया, कफिंग यूजुअली ड्राई, सोर थ्रोट एंड डायरिया। ये सारी चीजें देखने को मिलता है। बट शॉक जो है बच्चों में, शॉक जो है ये कोविड का सिम्टम नहीं है। तो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रेनियल नर्व इंटरप्रेट्स टू विजन, कौन सा क्रेनियल नर्व है जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो टोटल 12 पेयर क्रेनियल 12 क्रेनियल नर्व होते हैं, आपको पता होगा, है ना। ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, फेशियल नर्व, ट्रांजिमिनल नर्व। तो ऑप्टिक नर्व जो है ये इज राइट आंसर, वो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। ऑप्टिक नर्व जो है विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्यूलोमोटर जो होता है ये एथ क्रेनियल नर्व है ना, जो कि आपको सुनने के लिए, है ना, आपकी ऑडिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फेशियल नर्व है ना, फेशियल नर्व जो है आपका सेवेंथ क्रेनियल नर्व, जो कि आपका फेशियल पैरालिसिस के लिए, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, इंजरी हुई या कुछ हुआ, पैरालिसिस हुआ, तो फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा आपको, वेल्स पाल्सी जिसको आप बोलते हैं। ऑप्टिक क्रेनियल नर्व जो होता है इट इज अ सेकंड नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व, सेंसरी नर्व होता है ये, जिसका फंक्शन है विजन, है ना। इट इज असेसमेंट बाय द यूजिंग सेनेलन चार्ट। तो सेनेलन चार्ट आपको दिखाते हैं जब आप आंख चेक करवाने जाते हैं विजन्स के लिए, तो वहां पे दिखाया जाता है, तो वो उससे आप फंक्शन उसका चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है 100 क्वेश्चन है विच पोजीशन यूज टू रिलीव डिस्निया, कौन सा पोजीशन जो है डिस्निया के लिए आपका यूज करते हैं आप बेसिकली रिलीव के लिए, है ना। डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग फॉलर पोजीशन देते हैं, है ना। ऑप्शन में फॉलर है, सुपाइन है, प्रोन है, लेटरल है। तो फॉलर पोजीशन बेसिकली हम देते हैं डिस्निया वाले पेशेंट को, जिसको अगर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है तो ऐसे पेशेंट को हम फॉलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे उसको ब्रीथिंग में, चलिए, डाइसल्फाम यूज्ड इन, डाइसल्फाम जो मेडिसिन है वो किसके लिए यूज होता है? क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के लिए, क्रॉनिक स्मोकर के लिए, ऑल ऑफ द अबव के लिए। डाइसल्फाम थेरेपी किसमें यूज किया जाता है? भी होगा इसमें। अल्कोहल के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें स्मोक भी दिया है, पता नहीं, कंफ्यूज है इसमें थोड़ा सा। हाँ, बी इज अ राइट आंसर। अल्कोहलिज्म के लिए यूज होता है, स्मोकिंग के लिए यूज नहीं होता है, दैट इज अल्कोहलिज्म के लिए ही यूज होता है ना। अ पेशेंट कम इनटू द इमरजेंसी department with a head injury, which thing should observe in people? A patient come in emergency department with a head injury, which thing should observe in people? Size, color, shape, size, accommodation, reactivity, color, vision, acuity, size, symmetry and color. आप क्या देखेंगे अगर कोई पेशेंट हेड इंजुरी के साथ आया है इमरजेंसी में, तो आप उसके पीपल जो है उसमें क्या देखेंगे? साइज, कलर, शेप देखेंगे, साइज, एकोमोडेशन, रिएक्टिविटी देखेंगे, कलर, विजन, एक्यूटी देखेंगे, साइज, सिमेट्री एंड कलर देखेंगे। भी होगा इसमें। हाँ, दैट इज बी इज द राइट आंसर, दैट इज साइज, एकोमोडेशन और रिएक्टिविटी देखते हैं कि रिएक्टिव है कि नहीं, साइज कैसा है उसका, है ना। लाइक 2 mm 3 mm है, 4 mm है, जो भी है। तो 2 mm 3 mm नॉर्मल होता है। तो एकोमोडेशन देखेंगे और रिएक्टिविटी देखेंगे, है ना, कि रिएक्टिविटी है कि नहीं, लाइट पे पीपल रिएक्शन कर रहा है कि नहीं, है ना। नॉट रिएक्टिविटी है कि रिएक्टिविटी है। तो आप टॉर्च से देख सकते हैं, लाइट आती है पिन पॉइंट वाली, वो देख सकते हैं। तो बी इज अ राइट आंसर। सडन डेथ मीन्स डेथ इन 1 आवर, 30 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट। सडन डेथ हम किसको कहते हैं? आप बोलते हैं ना सडन डेथ हो गया, आमतौर पे भी बातें होती है कि सडन डेथ हो गया। तो सडन डेथ का मतलब क्या है? 1 घंटे के अंदर डेथ हुआ,
30 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, या 1 मिनट के अंदर? तो इसका आंसर होगा डी, मिनिमम 1 मिनट के अंदर अगर डेथ होता है, दैट इज मीन सडन डेथ, है ना। किसी का सडन डेथ हुआ, दैट मीन 1 मिनट के अंदर, जिसमें आपको टाइम नहीं मिला कुछ करने का, है ना। आपको टाइम नहीं मिला कुछ करने का 1 मिनट के अंदर। तो सडन डेथ मीन्स होता है द डेथ विद इन 1 मिनट। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चाइल्ड यूजिंग मीटर डोज इनहेलर, व्हाट इज इनकरेक्ट? अगर कोई बच्चा जो है मीटर डोज इनहेलर यूज कर रहा है अस्थमा में, या कोई भी कंडीशन डिजीज हो लंग्स की, इसमें मीटर डोज जो इनहेलर आते हैं, देखा होगा अस्थमा वाले जो पफ लेते हैं पेशेंट, मीटर डोज इनहेलर लेते हैं, तो उसका व्हाट इज इनकरेक्ट, इनमें से क्या जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है? ड्रग डिपोजिट इनटू द लंग्स, ओरोफैरिंजियल इरिटेशंस, एक्सपांशन एंड डायलेशन ऑफ ब्रोंकियस, रिड्यूस ड्रग इवैक्यूएशन फ्रॉम ओरोफैरिंक्स। बताइए। The D is the right answer. Reduce drugs evacuation from oropharynx. ये नहीं होता है, ये जो while using meter dose inhaler, तो इसमें से ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। Reduce drug evacuation from oropharynx जो है ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, अ पेशेंट 123 का जो क्वेश्चन है, अ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फ्रॉम लॉन्ग टाइम और बेड रिडन, विच एक्शन शुड प्रिफर्ड बाय द नर्सेस टू प्रिवेंट बॉन डीमिनरलाइजेशन? एक पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में लंबे समय तक बेड रिडन है, तो कौन सा एक्शन आप प्रेफर करेंगे कि पेशेंट का बॉन्ड डीमिनरलाइजेशन, जो डीमिनरलाइजेशन नहीं हो उसको प्रिवेंट करने के लिए, है ना, बॉन्ड डीमिनरलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एक्शन जो है आप करेंगे? साइड चेंज एवरी 2 आवर्स, एडिशनल डाइट, टू ऑफर मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट, एम्बुलेशन इन हॉल? सर ये होगा। नहीं होगा इसमें। नहीं, दैट इज डी इज अ राइट आंसर। यहाँ पे बेड सोर के लिए नहीं पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर बेड सोर के लिए पूछा जाता तो साइड चेंज एवरी 2 आवर आंसर होता, लेकिन यहाँ पूछा गया है टू प्रिवेंट बॉन्ड डीमिनरलाइजेशन, आपके बॉन्ड के जो मिनरल्स है वो कम ना हो, है ना, बॉन्ड डीमिनरलाइज ना हो, है ना। तो उसके लिए एम्बुलेशन इन हॉल, आपको पेशेंट को एम्बुलेट करवाना पड़ेगा, है ना, फिजिकल लिम्ब एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, है ना। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, एम्बुलेट नहीं करवाएंगे हॉल में, तो उसका बॉन्ड जो है डीमिनरलाइजेशन होने लगेगा, है ना। तो वो चीजें करवानी है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल बंडल रिंग, जो पैथोलॉजिकल बंडल रिंग है उसका क्या कॉज है? ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, डीप ट्रांसवर्स एरिस्ट, अप्रोप्टो प्लेसेंटा, प्रिसिपिटेट लेबर? कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल बंडल रिंग, एक्चुअली बंडल रिंग क्या होता है? पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग भी बोलते हैं। इट इज एबनॉर्मल जंक्शन बिटवीन द टू सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के बीच जो एबनॉर्मल जंक्शन बिटवीन हो जाता है दो जो सेगमेंट है यूट्रस के दोनों के बीच, इट इज अ लेट साइन यूजुअली सीन इन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, जो आपके ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में ये देखने को मिलता है। एंड कंसंट्रेशन रिंग, इट इज कॉज्ड बाय टेक्नाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, दैट इज यूजुअली सीन इन प्रोलॉन्ग लेबर में आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर। द इंडिया स्टार्टेड कोविड-19 वैक्सीन विद कोवैक्सीन ऑन 16 जनवरी 2021, 18 जनवरी 2021, 20 जनवरी 2021, 22 जनवरी 2021। कोवैक्सीन इंडिया ने कब स्टार्ट किया था? ये इंडिया का वैक्सीन है। ए होगा इसमें। ए। हाँ, ए, 16 जनवरी 2021। वेरी गुड, है ना। तो कोवैक्सीन जो है 16 जनवरी 2021 को जो है ये चालू किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट, बर्थ वेट ऑफ द न्यू वन क्वाड्रुपल सेट, 4 गुना। बर्थ वेट जो है न्यू वन का 4 गुना कितने साल के बाद हो जाता है? 1 ईयर, 2 ईयर, 1.5 ईयर, 4 ईयर? बताइए बताइए। सर डी होगा। हम्म, नहीं, बी इज अ राइट आंसर। 2 ईयर, आपको पता होना चाहिए। एक फर्स्ट ईयर जो होता है कई बार एग्जाम में हमेशा 3 गुना का पूछता है, तो याद रखिएगा कि 3 गुना जो होता है 1 साल में होता है ना, 3 गुना 1 साल में होता है, और 4 गुना जो होता है 2 साल में हो जाता है ना। बी इज अ राइट आंसर, है ना।
तो कई बार एग्जाम ऐसे पूछता है कि एक बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ है और उसका वजन 1 साल में कितना हो जाएगा, तो आपको याद रखना है 3×9 kg, है ना। तो ऐसा याद रखना है, कभी कभी एग्जाम ऐसे पूछता है। तो नॉर्मल एवरेज लेंथ मैंने पीडियाट्रिक आप लोग को अच्छे से पढ़ाई थी, उसमें सारी चीजें एक एक चीज पढ़ाई है, आप नोट्स खोल के एक बार देखिए, ये सब चीजें मैंने गलती नहीं करना, पीडियाट्रिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी मैंने, है ना। उसके एक एक नोट्स आपको पूरा एकदम अच्छे से दिया है मैंने। बर्थ वेट ऑफ द न्यू बॉर्न जो होता है 2 ईयर में 4 गुना होता है। नॉर्मल एवरेज लेंथ फॉर हाइट एट बर्थ 50 सेंटीमीटर, एट एट 1 ईयर में 75 सेंटीमीटर होगा, एट 4 ईयर में 100 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो आप देखें 25-25 बढ़ रहा है यहाँ पे, ये भी पढ़ाया हुआ है मैंने, है ना। हाइएस्ट इंक्रीज बाय 1 इंच पर मंथ इन द फर्स्ट 6 मंथ। याद रखिएगा जो हाइट इंक्रीज होता है 1 इंच होता है पर मंथ, जो 6 महीने होते हैं, पहले 6 महीने जो होते हैं बच्चे के, वो उसमें 1 इंच पर मंथ होता है टिल द 1 ईयर, 1 साल तक। हाइएस्ट हैज बीन इंक्रीज बाय 50% ऑफ birth height. It means if newborn height is 50 centimeter at birth, that it will be reach 75 centimeter at 1 year. अगर कोई बच्चा 50 सेंटीमीटर का न्यूबॉर्न पैदा हुआ है तो उसका 1 साल में 75 सेंटीमीटर चला जाएगा वो। आफ्टर 4 ईयर चाइल्ड गेन अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर हाइट एवरी ईयर अंटिल 12 ईयर ऑफ द एज, है ना। ये चीजें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, बर्थ हाइट ऑफ द न्यूबॉर्न डबल एट, बताइए। बर्थ हाइट ऑफ द न्यूबॉर्न इज डबल एट, कब डबल होता है बर्थ हाइट? 4 ईयर में, है ना। 4 ईयर, बी इज राइट आंसर, है ना। सेम चीजें हैं, वो अभी देखेंगे वो क्वेश्चन। आफ्टर 4 ईयर चाइल्ड कैन अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर हाइट एवरी ईयर अंटिल 12 ईयर ऑफ एज। तो आपके 4 साल में आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो एट 4 ईयर 100 सेंटीमीटर हो जाता है। मतलब बर्थ जो था, जन्म लिया था 50 सेंटीमीटर, क्लियर है, और जो डबल हो गया 100 सेंटीमीटर, मतलब 50 से 100 हो गया 4 साल में। तो डबल पूछा है यहाँ पे, तो इसका आंसर बी होगा, दैट इज डबल एट, है ना, 4 ईयर। अब पूछा गया है कि फ्रेंच साइज डिनोट इन एनी डिवाइस, कोई भी जो डिवाइस होती है, आप लाइक ईटी ट्यूब कर रहे हैं यूज, या यूरिन कैथेटर कर रहे हैं, आप होलिस कैथेटर यूज कर रहे हैं, तो उसमें फ्रेंच आता है ना कि नंबर 16 फ्रेंच, 18 फ्रेंच, 14 फ्रेंच के नंबर्स आते हैं। जैसे एडल्ट में 16 फ्रेंच डालते हैं, 16 नंबर का। तो फ्रेंच का साइज क्या डिनोट करता है किसी भी डिवाइस में? आउटर डायमीटर को, कि लेंथ को, इनर डायमीटर को, कि टिप आउटर सरकमफ्रेंसेस को? अगर हम 16 फ्रेंच बोल रहे हैं तो वो फ्रेंच का मतलब क्या है? कोई भी ट्यूब है तो उसकी जो फ्रेंच साइज होती है, जैसे हमने कैथेटर का एग्जांपल दिया कि 16 फ्रेंच का कैथेटर हम एडल्ट में डालते हैं, तो हाँ बोलिए। डी, डीप आउटर। ए इज ए राइट आंसर। आउटर डायमीटर, जो आउटर डायमीटर होती है, मान लो ये कैथेटर है, तो इसकी जो आउटर डायमीटर होती है, आउटर जो लेंथ उसका साइज होता है, वो डिनोट करती है फ्रेंच साइज, है ना, वो डिनोट करती है फ्रेंच साइज, आउटर डायमीटर ऑफ। ए इज ए राइट आंसर। किसी भी ट्यूब का याद रखिएगा, ये चाहे आप कोई भी ट्यूब यूज कर रहे हैं, उसकी जो आउटर डायमीटर रहती है वो फ्रेंच साइज डिनोट करती है। नेक्स्ट, at 4 year trainee student went to OT and asked surgeon about painless movable node. Surgeon respond that अगर कोई 4th ईयर का एक स्टूडेंट है, ट्रेनी है, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है, और वो ओटी में पोस्टिंग लगी है, और वो सर्जन से पूछ रहा है ना, आस्क टू सर्जन अबाउट पेनलेस मूवेबल नोड, कि ये जो पेनलेस एक नोड है, यहाँ पे कहीं भी नोड एक फील हो रहा है जिसमें पेन नहीं है, बट वो मूव कर रहा है छूने पे, तो सर्जन क्या रिस्पॉन्ड करेगा? दैट इज अ लाइपोमा, माइलोमा, एडिनोमा, कार्सिनोमा। तो ए आंसर है, दैट इज अ लाइपोमा। लाइपोमा क्या होता है? इट इज अ बिनाइन ट्यूमर एंड फैट सेल्स, जो फैट सेल्स जो होते हैं अंडर द स्किन, है ना, वहां पे एक बिनाइन ट्यूमर होता है। लाइपोमास कैन पॉप अप एनीवेयर ऑन द बॉडी, वो एंड बट दे आर सीन मोस्ट कॉमनली ऑन द टोर्सो एंड नेक वेक में ज्यादातर देखता है, टोर्सो में या नेक में देखने को मिलेगा। वो मूव करता है, उसको छुओगे तो ऐसे से अंदर मूव करेगा, वो लाइपोमा होता है, वो बिनाइन होता है ना, तो बिनाइन ट्यूमर होता है। नेक्स्ट, इंजरी टू द पेरिनियल टियर बट नॉट द एनल स्पिंटर इज लैसिरेशन ऑफ। पेरिनियल टियर में इंजरी हुआ है, आपका पेरिनियल टियर हुआ है, बट नॉट द एनल स्पिंटर इज लैसिरेशन ऑफ। बट एनल स्पिंटर जो है वो कंटेक्ट है, लैसिरेटेड नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे वो फर्स्ट डिग्री होगा, सेकेंड डिग्री पेरिनियल टियर होगा, या थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर होगा, या फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर होगा? फर्स्ट डिग्री होगा। फर्स्ट डिग्री होगा। बी होगा सेकेंड डिग्री। एक दिन और हमने इसका चर्चा की, सेकेंड डिग्री। देखिए फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, दैट इज अ सुपरफिशियल इंजुरी टू पेरिनियल स्किन ओनली, इंजुरी टू फोर्चिट एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। इस सुपरफिशियल पेरिनियल स्किन में हुआ है, इंजुरी इन फोर्चिट एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल के अंदर ही है ना। सेकेंड डिग्री है ना। फर्स्ट डिग्री प्लस, फर्स्ट डिग्री के जो है वो है इंजुरियर एक्सटेंड टू पेरिनियल मसल बट नॉट एनल स्पिंडल। पेरिनियल मसल्स जो है एक्सटेंड हो चुका है वहां पे, यहाँ लिखा है टू द पेरिनियल टियर बट नॉट द एनल स्पिंटर, है ना। एपिजिटोमी आर कंसीडर्ड सेकेंड डिग्री ऑफ लेसरेशन। जब आप एपिजिटोमी करते हैं ना, वो सेकेंड डिग्री ऑफ लेसरेशन में कंसीडर होता है। ये याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा। एपिजिटोमी जो है वो सेकेंड डिग्री जो है पेरिनियल टियर या पेरिनियल लेसरेशन में कंसीडर होता है इपिजिटोमी। क्योंकि इपिजिटोमी करते हैं तो आपका पेरिनियल टियर तो करते हैं आप, है ना, पेरिनियल मसल को एक्सटेंड करते हैं, बट नॉट एनल स्पिंटर तक नहीं जाते हैं ना, आप एनल स्पिंटर तक नहीं जाते हैं, तो वो सेकेंड डिग्री जो है लेसरेशंस में काउंट होता है ना। तो इसीलिए इसका आंसर जो है दैट इज अ सेकेंड आंसर होगा, बी, सेकेंड डिग्री। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है ना। आज तो बहुत कम लोग आए हैं, 3 लोग, बाकी का पता नहीं मोबाइल बंद आ रहे हैं।